इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था, जिसमें से अभी तक मैंने आपको हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए। इसके अलावा आपको सीडीपी के भी 2 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा चुका हूं, और साथ में जो ईवीएस है उसके 22 प्रैक्टिस सेट मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। क्योंकि 20 जुलाई का जो एग्ज़ाम होना है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है। इसके पहले दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी बेस्ड हुआ था, और उसमें कुल 22 शिफ्ट हुई थी। तो 22 शिफ्ट हुई थी, तो जो वर्तमान में यानी 20 अगस्त को जो हमारा एग्ज़ाम होना है, ऑफलाइन होना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसलिए आप सभी लोग जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं उस चैनल के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और ये 3 फरवरी 2023 का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, तो ये आपका पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो पैराग्राफ आप पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले क्वेश्चन को रीड करें, इसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें। तो देखिए, पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो अब इसको ढूंढेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। कैसा गहरा संबंध है, इसको देखते हैं। तो पैराग्राफ में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि साहित्य का आधार जीवन, साहित्य का आधार जीवन है। इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है और उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं। तो अब हम आते हैं ऑप्शन पे। तो बताइए, साहित्य और जीवन के गहरा संबंध है क्योंकि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता और साहित्य देता है। साहित्य जीवन की सृष्टि है, साहित्य का आधार जीवन है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तो हमने आप पैराग्राफ में इसको पढ़ा है कि साहित्य का आधार जीवन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? फिर से आइए पैराग्राफ में। मनुष्य किसकी खोज में जीवन पर्यंत लगा रहता है? तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए, मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद की खोज में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आनंद की खोज में मनुष्य जीवन भर लगा रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, या आनंद उत्पन्न करना? तो इसको भी पैराग्राफ में देखते हैं कि जो साहित्य है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आइए पैराग्राफ में देखते हैं। तो देखिए, आनंद उत्पन्न करना साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। आनंद उत्पन्न करना साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आनंद उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। कैसे सच्चा आनंद मिलता है? तो आइए फिर से हम पैराग्राफ में आएंगे। तो देखिए, सुंदर और सत्य, वास्तव में जो सच्चा आनंद है वो सुंदर और सत्य से मिलता है। कैसे मिलता है? सुंदर और सत्य से मिलता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुंदर व सत्य। क्वेश्चन नंबर 5। साहित्य के आनंद का क्या आधार है? साहित्य जो है उसके आनंद का क्या आधार है? तो जो साहित्य है उसके आनंद का क्या आधार है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुंदरता और सत्य को पाना साहित्य के आनंद का आधार है। तो जब पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये आपको मिलेगा। परिमिति का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि परिमिति जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो देख, परिमिति का अर्थ होता है सीमित। परिमिति का अर्थ क्या होता है? सीमित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित, इसका जो हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमित इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विस्तृत का क्या अर्थ होता है, तो विस्तृत मतलब फैला हुआ या विशाल या लंबा चौड़ा, तो ये सब विस्तृत का अर्थ हो जाएंगे। आनंद का समानार्थी बताइए, कमेंट करिए आप सभी लोग, आनंद का समानार्थी क्या होगा। आनंद का मतलब खुश रहना, ये इसका समानार्थी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुबोध का विलोम शब्द क्या होगा, तो बताइए सुबोध का विलोम शब्द क्या होगा। सुबोध का दुर्बोध होता है। अगर हम बात करें विचलित का क्या होता है, तो अविचलित होता है। सरल का क्या होता है, कठिन होता है। और प्रचलित का क्या होता है, अप्रचलित होता है। तो अगर हमसे पूछा गया सुबोध का क्या होगा, तो दुर्बोध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लंबे चौड़े भवन में वाक्यांश में लंबे चौड़ा व्याकरण की दृष्टि में क्या है, तो भवन कैसा है, लंबा चौड़ा। भवन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले आया है क्या, लंबे चौड़े। संज्ञा के पहले क्या आया है, लंबे चौड़े। तो बताइए क्या होगा, ये विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है, एक बार काव्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डर कर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। यानी संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरित तुलसी में दिया जलाना थोड़ा ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। वह तो घर लौटने के अपने मार्ग में ही अंधेरा फैलाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर। जीवन में प्रायः डॉट घटनाएं होती रहती हैं, बताइए जीवन में प्रायः कैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो पहले ऑप्शन की ओर पैराग्राफ में आते हैं। तो देखिए, ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है। जो कभी मिलता है वो कभी छिनता है। तो कहाँ ऑप्शन है, जीवन में प्रायः घटनाएं होती रहती हैं, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है। तो कुछ मिलता है और छिन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला, मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है। मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है, तो जो इसका आशय निकल कर आ रहा है कि जीवन की हर परिस्थिति में आशा बनाए रखना चाहिए। भगवान सुने या ना सुने फिर भी हमें मंदिर जाना नहीं भूलना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है। पहला ऑप्शन है घर जाने वाले रास्ते को कहा गया है। दूसरा ऑप्शन है घर जाने वाली गली को कहा गया है। तीसरा ऑप्शन है सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को कहा गया है, या निराशा और हताशा को कहा गया है। या निराशा और हताशा को कहा गया। तो देखिए क्या बोला गया, घर लौटने का मार्ग कैसे मार्गों को कहा गया है, यानी सुख और विश्वासपूर्ण जीवन जीना ही कैसा होगा, घर लौटने जैसा मार्ग होगा। अगला ऑप्शन, अंधेरा फैलाता है का आशय है। क्या आशय है, निराशा भरा जीवन, कम रोशनी वाली रात, अधिक अंधेरा हो जाना, अंधेरे का विस्तार होना। तो बताइए अंधेरा क्या फैलाता है, अंधेरा क्या फैलाता है, तो निराशा भरा जीवन फैलाता है। जब आप काव्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये सभी आंसर आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे। मंजरित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो मंजरित में बताना है कि कौन सा मूल शब्द है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगकर मंजरित बना है। तो मंजरी और प्लस इत मिलाकर क्या बनेगा, मंजरित। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है। यानी संध्या के सिंदूरी प्रकाश में, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आशावादी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप अगर दोनों पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप ये मानिए कि आप 15 नंबर आते हैं दोनों पैराग्राफ से, तो आप 15 के 15 दोनों एकदम करेक्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देके पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपकी पेडागॉजी स्टार्ट हो जाती है। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं वो एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आप कैसे आकलन करेंगे? उनमें भाषा के प्रवाह को देखेंगे, ये सही बात है। दूसरा, विषय वस्तु में निपुणता को देखेंगे, ये भी सही है कि हम देखेंगे कि किस विषय वस्तु के प्रति वो कितना निपुण है, क्योंकि जब अपनी राय को वो दे रहे हैं तो वहाँ से ये भी तो पता चलेगा कि वो अपने आप में कितना निपुण है। इसके बाद विभिन्न लेखकों के कथन, तो ये तो होगा ही नहीं। चौथा, प्रस्तुतिकरण शैली कि किस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी जो अपनी राय दे रहे हैं उनको प्रस्तुत करने का उनका तरीका कैसा है, कैसा उनका ढंग है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? बताइए। पारंपरिक शिक्षण की, तो सबसे पहला अनुमान होती है, ये भी है पारंपरिक शिक्षण की प्रणाली। प्रश्न करना, ये भी सही है। स्पष्ट करना, ये भी सही है। और बाद में सारांशीकरण करना, ये भी सही है। अगला देखें, मान लेना, ये कौन सी पारंपरिक शिक्षण की प्रक्रिया है? तो ये तो होगा नहीं। कल्पना करना, ये भी नहीं है। मॉनिटरिंग करना, ये भी नहीं है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यक हो मदद दे रही है। यानी जो अध्यापिका है जहां आवश्यकता है वहां पर विद्यार्थियों को मदद दे रही है। धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है, धीरे धीरे डाल रही है। यह अध्यापिका क्या करना चाहती है? विद्यार्थी को दिशा में संकेत दे रही, विद्यार्थी को मदद दे रही, विद्यार्थी को पुनर्बलन दे रही, या विद्यार्थी को निर्देश दे रही? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या राइट आंसर होगा? अब विद्यार्थियों को क्या कर रही? धीरे धीरे मदद दे रही और विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व डाल रही है, यानी उनको मदद देने का काम कर रही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रहा है? तो देखिए, संकेत के रूप में मदद भी दे रही है। क्या ये व्यवहारात्मक होगा? क्या ये संज्ञानात्मक होगा? तो देखिए, संज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, और ना ही व्यवहारात की बात हो रही है, क्योंकि अगर शिक्षिका जो है उनको संकेत दे रही तो वो अंतःक्रियात्मक कर रही। बालक और छात्रों के बीच कैसा संबंध है, मतलब कैसा चल रहा? अंतःक्रियात्मक। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 पहला है, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। दूसरा है, श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थी के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से जोड़ना। इसके बाद सी है, कार्य को इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है? बताइए कौन सा बताए गए सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम है, मौन तरीका है, या कार्य आधारित? तो यहाँ मौन तरीका तो होगा ही नहीं, और कार्य आधारित भाषण शिक्षण भी नहीं है। क्या ये प्राकृतिक उपागम है या सामग्री आधारित निर्देश है? तो ये क्या है? सामग्री आधारित निर्देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? बताइए। पहला, लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, क्या ये शामिल है? दूसरा, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग। तीसरा ऑप्शन है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना। चौथा है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए, कमेंट करिए 21 का क्या राइट आंसर होगा। तो विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना यही द्वितीय भाषा के अधिगम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही? लिखित विमर्श चिंतन, तो यहाँ लिखित की कहाँ बात हो रही? वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन या अप्रकाशित विमर्श चिंतन? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर वो वाचिक विमर्श चिंतन की बात कर रही है, क्योंकि जो उद्घोषणा की है, जो वक्तव्य के द्वारा जो विश्लेषण कर रही है, वो किसके द्वारा संभव है? वाचिक विमर्श चिंतन के द्वारा। तो इसलिए वाचिक विमर्श चिंतन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? पहला ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है मौखिक उपागम, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम और चौथा है शब्दकोशी उपागम। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें शब्दकोशी उपागम की, तो भाषा में पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से, मतलब अगर हम बात करें कि शब्दकोशी उपागम क्या होता है, तो भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती है, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े हुए बहुत से शब्दों के समूहों से बनती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दकोशी उपागम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। पहला है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। हमें असमान की पहचान करनी है। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास में समानांतर अर्जन जो है वो स्वाभाविक है, बिल्कुल सही बात है। अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या तरीका है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित होती है, ये भी सही है। अर्जन भाषिक निपुणता में स्वाभाविक विकास से संबंध है, ये भी सही है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देती है। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए, कमेंट करिए आप सभी लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जन भाषा के नियमों में चेतन ज्ञान पर बल देती है, यही गलत होगा। लेकिन हमको क्या बताना था कि निम्न में से कौन असमान है, असमान की पहचान करनी है ना, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों के विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन कैसन या ब्लूमफील्ड या कोविन? तो देखिए, जो प्रकृतिवादी उपागम है, जो सिद्धांत है, ये किसके आधार का सिद्धांत है? ये स्टीफन कैसन, यानी प्रकृतिवादी उपागम स्टीफन कैसन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, सही है। दूसरा, पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं, ये भी सही होगा। लेकिन आप बताइए, जो कारण है तो ये क्या कथन की व्याख्या कर रहा? तो कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। अब ऑप्शन में आइए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट कान के पर्दे से टकराती है और श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है। संप्रेषण के दौरान जो श्रवण होता है वो सबसे मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो बताइए, पहली भी बात सही है और दूसरी भी सही है, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? किस पर नहीं होना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, बिल्कुल सही बात है। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत यानी प्रमोट करना, ये भी सही है। और विभिन्न भाषाओं को स्वीकृति देना, ये भी सही है। लेकिन उच्च स्तरीय चिंतन, बालक तो छोटा है ना, हम उच्च स्तरीय चिंतन को कैसे ध्यान देंगे? तो यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों का रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों का रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो बताइए क्या होगा 29 का राइट आंसर? तो आप सभी लोग जानते हैं, रूपग्राम या आकृतिक मूलक के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। एक दूसरे से बात करने में क्या करते हैं? संकोच। संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किया जा सकता है? मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा संकोच नहीं करो, मिलके बात करो। सही बात है। कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाएगा, यानी सबको आपस में जोड़ेंगे। संकोच करने की बात ही नहीं, कहेंगे आओ बेटा तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब लोग बैठ के एक साथ कोई गेम खेलते हैं या कोई भी गतिविधि करते हैं। तो अब बच्चा संकोच नहीं करेगा, क्योंकि जब भी ऐसी गतिविधि होंगी तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। सी ऑप्शन, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाएगा। ये भी सही है कि उनको पुनर्बलन देना, फीडबैक देना। और चौथा, उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाएं और तरह, ये तो गलत हो जाएगा ना, यानी ए बी सी पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।